नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 5 कंटेम्पररी साउथ एशिया चल रहा है। तो पिछले वीडियो में हम क्या डिस्कस किए थे? मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान पॉलिटिक्स में मिलिट्री का क्या इन्फ्लुएंस रहा है, डोमिनेंस रहा है। अब तक पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं एस्टेब्लिश हो पाया, इसका बेसिक रीजंस क्या क्या है। 1947 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया। एक दो प्राइम मिनिस्टर्स का असैसिनेशन भी हुआ है, प्रेसिडेंट्स का असैसिनेशन हुआ है उधर। ठीक है, तो ये सब हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। तो अब आ रहा है दोस्तों डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। देखिए, सारे साउथ एशियन कंट्रीज का जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, वो हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान हो गया, अब बांग्लादेश है, अगला नेपाल है, फिर श्रीलंका है। इसी तरह सारे साउथ एशियन कंट्रीज इधर कवर हो रहा है। तो अब हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। देखिए, जैसे हम पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे, आप सबको पता है दोस्तों, 1971 से पहले बेसिकली बांग्लादेश वाज ईस्ट पाकिस्तान। बेसिकली पाकिस्तान का पार्ट था बांग्लादेश भी। वैसे 1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया में आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इंक्लूडेड था, ये बात आपको मालूम है। तो 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ तो वो रिलीजन के बेसिस पर हुआ था। पाकिस्तान का डिमांड था इंडिया में जितने मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है वो उन्हें मिलना चाहिए, बेसिकली पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहिए। पहले तो इंडिया ने ये माना नहीं था। बाद में आज का जो बांग्लादेश है, पहले ये बंगाल एरिया था, बांग्लादेश एरिया को पाकिस्तान को देने का डिसीजन हो गया। तो बेसिकली 1947 अगस्त 14 को पाकिस्तान बन गया वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान माने आज का बांग्लादेश जो है। पर देखा जाएगा तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में रिलीजन को छोड़ के और कोई सिमिलरिटीज नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देखोगे तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में काफी अंतर है। रिलीजन को छोड़ के और कोई भी सिमिलरिटी नहीं था, ना एथनिकल सिमिलरिटी थी या कल्चरल सिमिलरिटी थी। ऊपर से अगर आप देखोगे, वेस्ट पाकिस्तान का डोमिनेशन चल रहा था। पाकिस्तान के जितने इंपॉर्टेंट पोस्ट वगैरह है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हो गया, वो सारे वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स थे, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान एक्सेट्रा। तो शुरुआत से अगर आप देखोगे, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को वेस्ट पाकिस्तान के लोग आज सेकंड क्लास सिटीजन्स देख रहे थे। तो उसी के बारे में डिस्कशन है दोस्तों इस चैप्टर में। तो शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश वाज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इट कंसिस्टेड ऑफ द पार्टीशन एरियाज ऑफ बंगाल एंड आसाम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया का बंगाल और आसाम एरियाज को पार्टीशन करके बेसिकली जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज को ईस्ट पाकिस्तान करके बना दिया था। नाउ the people of this region resented the domination of western Pakistan and the imposition of Urdu language। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वेस्टर्न पाकिस्तान का डोमिनेशन चल रहा था। तो पाकिस्तान का मेजर लैंग्वेज कौन सा है? उर्दू है। तभी था, आज भी है। और बांग्लादेश का कौन सा है? ओबीसी बात है, बंगला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, बांग्लादेश ज्योग्राफिकली कनेक्टेड है इंडिया के साथ। हमारा वेस्ट बंगाल, आसाम जैसे स्टेट्स के साथ कनेक्टेड है, और भी कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। उस वक्त ये सारे आसाम के पार्ट थे। तो आप बोल सकते हैं उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान हमारा वेस्ट बंगाल और आसाम के साथ कनेक्टेड था। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत कल्चरल एंड एथनिकल सिमिलरिटीज इंडिया से आएंगे, वेस्ट बंगाल और आसाम से आएंगे। और बांग्लादेश में मेजर लैंग्वेज था बंगला। पर देखिए, वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग फोर्सफुली उर्दू लैंग्वेज को इंपोज करने की कोशिश किया। सून आफ्टर द पार्टीशन दे बिगन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज। तो बेसिकली वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग जो है, या फिर वेस्टर्न पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो फोर्सफुली उर्दू को इंपोज करने की कोशिश किया। बेसिकली वो ये चाहते थे ईस्टर्न पाकिस्तान का पूरा कल्चर ही चेंज करे। अब ओबीसी बात है, कोई भी सिटीजन को ये अच्छा नहीं लगेगा अपना कल्चर, लैंग्वेज वगैरह फोर्सफुली चेंज करने से। तो उधर प्रोटेस्ट शुरू हो गया दोस्तों। दे ऑल्सो डिमांडेड फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ए फेयर शेयर इन पॉलिटिकल पावर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वेस्ट पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्हीं का राज चल रहा था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का ज्यादा कोई रोल नहीं था, उनका वॉइस भी नहीं था। तो वो डिमांड करने लगा, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में फेयर रिप्रेजेंटेशन चाहिए और पॉलिटिकल पावर में भी फेयर शेयर चाहिए। तो ईस्ट पाकिस्तान में जितने स्ट्रगल एंड प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी को लीड किया था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को ग्रेटर ऑटोनॉमी डिमांड किया। 1970 में
ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ना, आज पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फाइनल ड्राफ्टिंग 1973 में हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस लिए फॉर्म होता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। तो जब ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शंस कंडक्ट हुआ, सारे सीट्स जीते थे अवामी लीग करके एक पार्टी, जिसे शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे। वैसे आज भी अगर आप देखोगे बांग्लादेश का जो रूलिंग पार्टी है वो अवामी लीग है और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी। अब हुआ क्या था, थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शंस हुआ था। अब सीट्स बटे हुए थे, कुछ वेस्ट पाकिस्तान में, कुछ ईस्ट पाकिस्तान में। अब होता क्या है दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान में जितने सीट्स थे ना, उसमें से सारे सीट्स जीतते हैं कौन? अवामी लीग। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजोरिटी मिल गया किसको? अवामी लीग को, क्योंकि देखिए करीब 162 सीट्स थे केवल अवामी लीग के पास। तो ऑब्वियस सी बात है, अवामी लीग का मेजोरिटी होना चाहिए ना पूरा पाकिस्तान में। मैं वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का कंबाइंड बता रहा हूं। जब एक पार्टी 162 सीट्स जीत के आती है तो ऑब्वियस सी बात है वही गवर्नमेंट बनाएंगे, उन्हीं के हिसाब से फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे, है कि नहीं? पर देखिए वेस्ट पाकिस्तान का लीडरशिप को यह अच्छा नहीं लगा। तब कौन थे उधर? मिलिट्री रूल चल रहा था, जनरल याहिया खान। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, इसके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप। उन्होंने बोला हम इस तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कन्वीन नहीं करेंगे। इसके बाद तो और प्रोटेस्ट हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, होगा ही, क्योंकि देखिए इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप को यह डर था कि अवामी लीग का डोमिनेशन आ जाएंगे, फिर वही अपने हिसाब से गवर्नमेंट बनाएंगे, है कि नहीं? तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कन्वीन नहीं किया। ऊपर से जो प्रोटेस्ट चल रहा था ना लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान, उसे सप्रेस करने की कोशिश किया और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट भी किया। उन्हें उधर से अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान भी लेके आए थे, ऐसे भी हिस्ट्री है। सो अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याहिया खान, द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ बंगाली पीपल। देखिए काफी अट्रोसिटीज हुए थे, जितने प्रोटेस्ट हो रहा था ना उसके ऊपर काफी अटैक्स वगैरह हुआ वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से। थाउजेंड्स वेर किल्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। देखिए दोस्तों, अपने देश के लोगों को उन्होंने मारा है, वो भी एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद भी। ठीक है, वो रिजल्ट्स को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इतना महान लोग थे वेस्ट पाकिस्तान के लोग, आज भी है। दिस लेड टू ए लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू इंडिया, क्रिएटिंग ए ह्यूज रिफ्यूजी प्रॉब्लम फॉर इंडिया। आप देखिए दोस्तों, जैसे वेस्ट पाकिस्तान का अट्रोसिटीज चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान में, तो काफी वायलेंस हो रहा था, काफी सारे लोगों को मारे जा रहे थे। तो उधर से लोग माइग्रेट होके इंडिया की तरफ आने लगा। ऑब्वियस सी बात है आएंगे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में पूरा वायलेंस चल रहा था, वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से अट्रोसिटीज चल रहे थे। तो ईस्ट पाकिस्तान से लोग माइग्रेट होने लगा वेस्ट बंगाल, आसाम जैसे जगहों में। तो तब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड बाय इंदिरा गांधी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के जो डिमांड थे ना ग्रेटर ऑटोनॉमी का और इंडिपेंडेंस का, उसे सपोर्ट किया और उन्हें फिनेंशियली और मिलिटरीली हेल्प भी किया। इसके लिए काफी इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था श्रीमती इंदिरा गांधी को। आज भी अगर आप यूट्यूब में सर्च करके देखोगे, आपको इंदिरा गांधी का इंटरव्यूज मिल जाएंगे, जिसमें वेस्टर्न मीडिया इंदिरा गांधी जी को क्रिटिसाइज करता है। किसके लिए? पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर्स में इंटरवेन करने के लिए। पर श्रीमती इंदिरा गांधी पावरफुल लेडी थी, उन्होंने करारा जवाब भी दिया था कि देखिए हमारे बगल में हमारे भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। अब जैसे इंडिया ईस्ट पाकिस्तान को मिलिटरीली हेल्प करने लगा, ऑब्वियस ही बात है वेस्ट पाकिस्तान को यह अच्छा नहीं लगेगा। And this resulted in a war between India and Pakistan in December 1971 that ended in the surrender of Pakistani forces in the East Pakistan and formation of Bangladesh as an independent country. तो इंडिया ईस्ट पाकिस्तान के अफेयर्स में इंटरवेन करने की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बेसिकली इंडिया और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में वार डिक्लेयर होता है दोस्तों, जिसे 1971 इंडो पाक वार भी बोलते हैं, बांग्लादेश लिबरेशन वार भी बोलते हैं दोस्तों। और इस वार का रिजल्ट क्या था आप सबको मालूम ही है दोस्तों। पाकिस्तान फोर्सेस को इंडियन फोर्सेस ने बुरी तरह हराया और ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, बेसिकली एन इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। वैसे पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वगैरह आए थे, फिर भी देखिए फिर भी हम स्ट्रांग रहे,
किसी से डरे नहीं, ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे और फाइनली हमने ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करवा ही दिया। देखिए, जब मैं बोल रहा हूं यूएसए ने इंटरवेन किया या फिर यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कोई एक फुल फ्लेज इंटरवेंशन था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। बेसिकली यूएसए इंडिया को डराने की कोशिश किया, उन्होंने अपना एक नेवी शिप भी भेजा था इंडियन ओशियन में, फिर भी इससे हम डरे नहीं दोस्तों, हम अपने जो ऑब्जेक्टिव में एकदम स्टैंड रहा। अब देखिए दोस्तों, इस बार में इंडिया इंटरवेन करने का और एक स्ट्रैटेजिक रीजन है, वो भी बता देता हूं। देखिए 1947 के बाद 1970 तक काफी सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, उसमें मेजर है तिब्बत को चाइना ने एनेक्स किया था, तो ये पूरा एरिया बन गया था चाइना का। और 1962 में चाइना ने इंडिया को अटैक भी किया था, ये बात भी आपको मालूम है। इंडिया अनफॉर्चुनेटली वो वार हार गया था। तो चाइना का थ्रेट हमेशा था इंडिया के ऊपर। बेसिकली हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स है, इधर तो चाइनीज थ्रेट तो है, आज भी है। तो उस वक्त ये जो ईस्ट पाकिस्तान था ना, ये तो चाइना का दोस्त था, ठीक है, और इंडिया के साथ पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा भी नहीं था। तो पाकिस्तान से ऑलरेडी इंडिया का थ्रेट था वेस्टर्न साइड से और ये ईस्टर्न साइड से। अब अगर चाइना और पाकिस्तान मिल जाएंगे और ये डिसाइड करेंगे इंडिया को अटैक करते हैं, तो हमारा ये जो पोर्शन है ना, जिसे चिकन नेक बोलते हैं, इस पोर्शन को वो इजीली कैप्चर कर पाएंगे। बेसिकली मुश्किल से 2-3 घंटे का रास्ता होगा चाइना से लेके ईस्ट पाकिस्तान तक। तो ये थ्रेट था इंडिया के ऊपर। तो इंडिया को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। अगर बांग्लादेश लिबरेट हो जाएंगे, बांग्लादेश का तो इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन है, बेसिकली लोगों के साथ एक कल्चरल रिलेशनशिप है और एथनिक रिलेशनशिप भी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बांग्लादेश लिबरेट होने से इंडिया को यह स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल रहा था। आज की डेट में अगर आप देखोगे, इंडिया के ऊपर 2 ही थ्रेट है, वन इज फ्रॉम पाकिस्तान, सेकेंड इज फ्रॉम चाइना। आप सोचिए दोस्तों, अगर ये बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान होता तो कितना मुश्किल होता, इंडिया को ऊपर नीचे साइड सब जगह से थ्रेट होता। और चाइना और पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई दोस्ती है, ये तो हमेशा हमारे लिए कंसर्न रहा है, पर अगर बांग्लादेश भी पाकिस्तान होता तो हमारे लिए और कंसर्न होता। तो इसलिए इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल किया और बांग्लादेश को लिबरेट करवाया। और ये इंडो पाक वार हुआ था, इसमें तो हमने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। पाकिस्तान के करीब 93,000 सोल्जर्स सरेंडर किए थे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सामने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा नंबर्स का सरेंडर इंडो पाक वार में हुआ। अब दोस्तों 1971 के बाद क्या हुआ, आप सबको पता होगा, शिमला एग्रीमेंट होता है। वैसे चाहे तो इंडिया बांग्लादेश को भी अपनी टेरिटरी बना सकता था, पर देखिए दोस्तों, आप सबको पता ही है कि इंडिया की ऐसी हिस्ट्री नहीं रहा है। हम अभी तक बेसिकली 1947 के बाद अभी तक हमने किसी भी कंट्री का कोई भी रीजन को फोर्सफुली एनेक्स करने की कोशिश नहीं किया है। तो इंडिया ने बोला बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रहने दो, और पाकिस्तान के जितने सोल्जर्स को हमने सरेंडर करवाया था उन सबको छोड़ दिया। हमने जितने इंटरनेशनल कन्वेंशंस वगैरह है वार से रिलेटेड, वो सबको प्रॉपर तरीके से फॉलो भी किया। नाउ बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। ये एक फायदा हो गया दोस्तों। बांग्लादेश ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया उसमें रिलीजन वाला जो एजेंडा था ना, उसको हटाया, जैसे कि पाकिस्तान ने किया था। वेरास बांग्लादेश ने एक सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लगभग इंडिया जैसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वैसे बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया से बहुत मिलते हैं, ठीक है। उधर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उधर भी प्रेसिडेंट है जिनका केवल एक सेरेमोनियल पोजीशन है। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर तब तक रह सकते हैं जब तक वो पार्लियामेंट में मेजोरिटी एंजॉय करेंगे। तो जैसे कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है, वैसे ही बांग्लादेश का भी है, ठीक है, क्योंकि इंडिया को देख के उन्होंने सीखा है कि नहीं। तो देखिए इंडिया को फायदा यह हुआ दोस्तों, देखिए ऐसा एक नेबर रहना जहां पे सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, सोशलिज्म है, तो इंडिया के लिए कोई टेंशन नहीं होगा। वेरास पाकिस्तान, चाइना जैसे कंट्रीज जो हमारे नेबर्स हैं, जहां पे ये तीनों चीज नहीं है, ना सेक्युलरिज्म है, ना ठीक से डेमोक्रेसी है, ना उधर सोशलिज्म है, ये तो हमारे लिए कंसर्न है ना। तो अब 1971 वार से हमें यह फायदा मिल गया, हमें एक अच्छा नेबर मिल गया, ठीक है, जो सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है। However, in 1975, Sheikh Mujib got the constitution amended to shift from the parliamentary to presidential form of government. अब देखिए, इससे हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ।
ये मत सोचिएगा कि उसके बाद बांग्लादेश एक बहुत अच्छा नेशन बन गया जिनकी अच्छी हिस्ट्री रहा है। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान के बारे में मैंने आपको बोला था, इनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं, बांगा बंधु भी कहते हैं प्यार से। बांग्लादेशी लोग शेख मुजीबुर रहमान को बांगा बंधु भी बोलते हैं। अब मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान को यह लगने लगा थोड़े दिन में कि उनके पास पावर्स कम है, पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर्स है, तो वो एक छोटा डिक्टेटर बन जाता है। वो क्या करते हैं, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसे चेंज करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं। देखिए, अभी के हिसाब से बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जब 1971 में बांग्लादेश अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था तभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, पर शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदल दिया। बेसिकली उनके लिए ज्यादा पावर्स उन्होंने बना दिया। एंड ही ऑल्सो अबोलिश्ड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिज ओन द अवामी लीग। देखिए, इधर शेख मुजीबुर रहमान का एक छोटा सा डिक्टेटरशिप शुरू हो रहा है दोस्तों। उन्होंने क्या किया, अपना अवामी लीग पार्टी को छोड़ के बाकी सारे पार्टीज को अबोलिश कर दिया। वन पार्टी रूल होगा बांग्लादेश में, इस तरह बोल दिया। अब ये लोगों को अच्छा नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि देखिए, अवामी लीग को छोड़ के भी पार्टीज थे बांग्लादेश में। जैसे कि आपने बांग्लादेश नेशनल पार्टी के बारे में सुना होगा, जैसे कि हमारे देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, राइवल्स है, उसी तरह अवामी लीग का एक राइवल पार्टी आप बोल सकते हैं बांग्लादेश नेशनल पार्टी। तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को यह अच्छा नहीं लगा, वो प्रोटेस्ट करने लगा। एंड इन ए ड्रामेटिक एंड ट्रैजिक डेवलपमेंट ही वाज असैसिनेटेड इन ए मिलिट्री अपरेसिंग इन अगस्त 1975। तो अगस्त 1975 को उधर एक मिलिट्री अपरेसिंग होता है, बेसिकली मिलिट्री कूप होता है, जिसे वो गवर्नमेंट को टॉपल करते हैं एंड शेख मुजीबुर रहमान को असासिनेट करते हैं। केवल शेख मुजीबुर रहमान को नहीं, उनके फैमिली मेंबर्स को भी असासिनेट किया। और उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना, जो आज की प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश का, वो वेस्ट जर्मनी में थी अपने हस्बैंड के साथ। उनके हस्बैंड एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, वो जर्मनी में काम कर रहे थे, इसलिए वो बच गई। वैसे देखा जाएगा तो शेख हसीना और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो काफी अच्छे रहे हैं। बुरे टाइम्स में इंडिया ने शेख हसीना का साथ दिया है। शेख हसीना को इंडिया असेलम भी दिया था, काफी दिन तक वो इंडिया में रही भी थी क्योंकि वो बांग्लादेश में रह नहीं पा रही थी। इवन शेख हसीना का बेटा एक इंडियन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई भी किया था। ठीक है, वो छोड़िए। अगला मिलिट्री रूलर बनता है जियाउर रहमान एंड ही फॉर्म्ड हिज ओन बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड वन इलेक्शंस इन 1979। अब देखिए दोस्तों, अगला मिलिट्री रूलर बनते हैं जियाउर रहमान। अब जियाउर रहमान जैसे मिलिट्री रूलर बन गया तो वो काफी कुछ चेंजेस लाए बांग्लादेश में। 1977 में जियाउर रहमान क्या करते हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी फॉर्म करते हैं, क्योंकि जियाउर रहमान स्मार्ट था, उन्हें पता था ये मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश करने से या फिर मेंटेन करने से लोग खुश नहीं रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 1977 में बांग्लादेश नेशनल पार्टी, आज का जो बीएनपी है ना, वो फॉर्म करते हैं और 1979 में इलेक्शंस कंडक्ट करा के वो इलेक्शंस में बांग्लादेश नेशनल पार्टी जीत भी जाते हैं। तो बेसिकली 1979 में वो प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश बन जाते हैं। अब जियाउर रहमान का गवर्नमेंट ने काफी अच्छे अच्छे पॉलिसीज लेके आए। सबसे पहले तो वो मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स को रीइंस्टेट किया। देखिए, मैंने आपको बोला था ना, शेख मुजीबुर रहमान के टाइम पर सारे पार्टीज को उन्होंने अबोलिश किया था अवामी लीग को छोड़ के। तो जियाउर रहमान ने सबसे पहले मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स रीइंस्टेट किया, फ्रीडम ऑफ द प्रेस लाया, फ्री स्पीच लाया, फ्री मार्केट्स उन्होंने क्रिएट किया और गवर्नमेंट का एक अकाउंटेबिलिटी भी उन्होंने क्रिएट किया। ठीक है, बेसिकली अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेके आए थे, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, सोशल प्रोग्राम्स, इरिगेशन प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, आज का जो सार्क है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज, उसके फॉर्मेशन के पीछे जियाउर रहमान गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वैसे देखा जाएगा तो जियाउर रहमान के टाइम पर इंडिया के साथ रिलेशंस को बेहतर बनाने की कोशिश उन्होंने नहीं किया, वेरास वो वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना के साथ रिलेशंस को बेहतर बनाया। तो जो भी है, तब तक बांग्लादेश में सब कुछ सही चल रहा था अंडर जियाउर रहमान। पर देखिए दोस्तों, अगेन एक मिलिट्री टेक ओवर होता है बांग्लादेश में और जियाउर रहमान को असासिनेट करता है और अगला मिलिट्री रूलर बनता है लेफ्टिनेंट जनरल एचएम एरशाद। ये है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल एचएम एरशाद, द सेकंड मिलिट्री रूलर ऑफ बांग्लादेश। पर देखिए दोस्तों, इस बार बांग्लादेश के जो लोग थे ना, वो खुश नहीं थे, वो डेमोक्रेसी डिमांड करने लगा। क्योंकि देखिए, वो एक बार डेमोक्रेसी में जो प्रिविलेजेस मिल रहा था, जो राइट्स मिल रहा था, उसे एंजॉय करने लगा था। डेमोक्रेसी में यही होता है दोस्तों, डेमोक्रेसी एक जनता जब
एंजॉय करते हैं ना, उसके बाद जब मिलिट्री रूल आते हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद के अगेंस्ट मास प्रोटेस्ट होने लगा बांग्लादेश में। इस बार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। फिर 1983 को एचएम इरशाद अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश डिक्लेयर करते हैं। फिर 1986 को बांग्लादेश प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी होते हैं और इस इलेक्शन में एचएम इरशाद जीत जाते हैं। पर ऐसा बोला जाता है दोस्तों वो इलेक्शन ठीक तरह से कंडक्ट नहीं हुआ था। जो भी है 1986 से लेकर 1990 तक एचएम इरशाद प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश रहे। पर देखिए काफी प्रोटेस्ट हो रहा था इनके अगेंस्ट। ऐसा बोला जाता है भले उधर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रहा था, फिर भी एक तरह का मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रहा था एचएम इरशाद के अंडर, और इसी वजह से काफी प्रोटेस्ट होने लगा दोस्तों बांग्लादेश में। और वो प्रोटेस्ट को कौन लीड कर रहे थे, ये दोनों को आप जानते होंगे। ये थे खालेदा जिया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ये जियाउर रहमान की बीवी है, ठीक है। और इनको तो आप जानते होंगे प्रेजेंट बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। तो ये दोनों लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद इरशाद के अगेंस्ट प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। और फाइनली इरशाद स्टेप डाउन किया 1990 में। फिर 1991 में इलेक्शंस फिर से हुआ। तब से लेके अब तक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। तो देखिए 1991 से लेके अब तक देखा जाएगा तो बांग्लादेश में एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है दोस्तों, स्टेबल डेमोक्रेसी है, मल्टी पार्टी इलेक्शंस भी है। वैसे 1991 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बनी थी खालेदा जिया, ठीक है। तो ये खालेदा जिया जो है किस पॉलिटिकल पार्टी से है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी से, और शेख हसीना जो है अवामी लीग से। अब फिर से बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाला दोस्तों, बेसिकली अवामी लीग और बीएनपी के बीच में कॉम्पिटिशन चलेगा। तो ये रहा दोस्तों डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश के बारे में। आई होप आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल के बारे में। टिल देन बाय बाय, हैव ए